जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सुमो अपने मराइड स्वॉर्ड अटैक को रेडी करने लगती है, जिसकी वजह से एनर्जी की बनी हुई कई सारी स्वॉर्ड सुमो के पीछे आ जाती है और फिर उन्हीं सारी स्वॉर्ड से मोडो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। यांग दूर से ये सब देखते हुए मन में कहता है, बाप रे, आखिर ये औरत कितनी पावरफुल है। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसको उस टाइम गुस्सा नहीं आया। अगर इसको उस टाइम गुस्सा आ गया होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाता। अब हम देखते हैं मोडो को सुमो का इतना पावरफुल अटैक लगने के बावजूद भी मोडो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और फिर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, लड़की, तुम्हारा अटैक बहुत ही कमजोर था, चलो मैं दिखाता हूँ आखिर असली अटैक किसको कहते हैं। सुमो कहती है, तुझे कुछ ज्यादा ही घमंड है अपने इस अटैक पर, और फिर अपने मराइड स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लेकिन मोडो का अटैक स्ट्रांग होने के कारण सुमो पीछे गिर जाती है और खड़े होते हुए कहती है, अरे नहीं, ये मेरे से बहुत ही पावरफुल है, मैं अकेले इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। यांग भी समझ जाता है कि सुमो उसे अकेले नहीं हरा पाएगी और कहता है, ऐसा लगता है कि सुमो उसे अकेली नहीं हरा पाएगी, आखिर मुझे उसकी किस तरह से मदद करनी चाहिए। याद आया, मैं अपनी माइंड वेव से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर सकता हूँ, और फिर अपने माइंड वेव से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके सिर में भी बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आखिर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब से मैं अपनी माइंड वेव को 300 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। मोडो सुमो पर अटैक करते हुए कहता है, इंसान तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम चींटियों के अलावा और कुछ नहीं हो। तभी आकर यांग का अटैक इसको लग जाता है, जिसकी वजह से इसके भी सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। सुमो मोडो को देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि यही मेरे पास मौका है, और फिर मोडो के पास जाकर मोडो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। यांग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, इस अटैक से तो वो अब मारा गया होगा, लेकिन रुको, क्या वो जिंदा है? हमें पता चलता है मोडो को उस अटैक से भी कुछ नहीं होता और वो जल्दी से यांग के पीछे आ जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, लड़के, मुझे नहीं पता कि तूने किस टेक्निक का यूज किया, लेकिन आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, ले अब मर। और फिर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यांग घबरा जाता है। सुमो चिल्लाकर कहती है, लड़के जल्दी से वहाँ से हट। लेकिन यांग तो इतना घबरा गया होता है कि वो तो जमीन पर गिर ही जाता है। तभी फिर मोडो एकदम से उसके सामने आकर रुक जाता है और कहता है, आखिर ये क्या हुआ, आखिर मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा, आखिर ये किस तरह की पावर है जो कि मुझको भी सप्रेस कर रही है। हमें पता चलता है कि सुमो बाहर आ गई होती है और ये सब सुमो ने ही किया होता है, और फिर मोडो पर इतना प्रेशर डालती है जिसकी वजह से मोडो जमीन में ही धंस जाता है। ये देखकर सुमो मन में कहती है, ये लड़का तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन आखिर कुछ देर पहले इस लड़के की बॉडी में से मुझको दो तरह के ऑरा क्यों फील हुए। अब मोडो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी पावर को लगाकर उस प्रेशर से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर यांग और सुमो दोनों मन में कहते हैं, आखिर ये उस प्रेशर से बाहर कैसे निकल गया। मोडो यांग को देखते हुए मन में कहता है, क्या पावरफुल ऑरा था, क्या सच में इस लड़के का वो ऑरा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद से वो ऑरा किसी और का ही था। सुमो चिल्लाकर कहती है, डेमोनिक बीस्ट, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिसाइपलों पर अटैक करने की, आज के दिन तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर मोडो को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए मन में कहता है, वो टेरिफाइंग ऑरा कुछ देर के लिए ही अपीयर हुआ था, अगर मैं चाहूँ तो अब मैं इन सभी लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन मेरा काम हो चुका है, इसलिए फालतू का काम छोड़कर अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो लड़के, ध्यान से सुन, मेरा नाम मोडो है, अगली बार तू मुझे जहाँ भी मिलेगा मैं तुझको वहीं पर जान से खत्म कर दूंगा। और फिर अपनी पावरों का यूज करके एक पोर्टल को बना लेता है और फिर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर सुमो अटैक करने के लिए आते हुए कहती है, कमीने, तू यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन मैं तुझको बिल्कुल भी नहीं भागने दूंगी, और फिर अटैक कर देती है। लेकिन मोडो तो सुमो के अटैक को लगने से पहले ही यहाँ से चला गया होता है, जिसे देखकर मन में कहती है, दत्त तेरी की, ये यहाँ से बचकर निकल गया, मुझे जल्द से जल्द जाकर सीनियर को इसके बारे में बताना होगा। और फिर दोनों एल्डरों से कहती है, तुम दोनों ट्रायल के अरेंजमेंट को कंटिन्यू रखो, मुझे जल्दी से जाकर डेमोनिक बीस्ट के हमले की रिपोर्ट लीडर को देनी होगी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ, तुम दोनों अपने काम को देख लेना। दोनों एल्डर कहते हैं, ठीक है, और फिर सुमो यहाँ से चली जाती है। अब पतला एल्डर आते हुए कहता है, जिसके पास ब्लड वुल्व का कोर है वो हमारे फैक्शन सेक्ट का आउटर डिसाइपल बन सकता है, और जिसके पास एक से ज्यादा ब्लड वुल्व का कोर है तो वो अपने साथी को ब्लड वुल्व का कोर दे सकता है, जिसकी वजह से वो भी आउटर डिसाइपल बन जाएगा।
यांग अपने ब्लड वुल्व के कोरों को देखते हुए कहता है, आखिर ये 2 ब्लड वुल्व के कोर मुझे किसको देना चाहिए। ग्वांग आते हुए कहता है, एक ब्लड वुल्व का कोर मुझे दे दो, उसके बदले में तुमको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा, क्या तुम मुझे उसको बेचोगे। यांग मन में कहता है, इसको क्या लगता है कि ये अभी भी ये फैमिली के अंदर है, जो कि ये पैसों से कुछ भी खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है और कहता है, मुझे सोचने दो, वैसे मुझे पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम इसको चाहते हो तो अपने घुटनों पर आकर मुझे अपना पापा कहो, तो मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। ये सुनकर ग्वांग गुस्से में कहता है, कमीने तुझे पता भी है आखिर तू क्या कह रहा है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। 2 लड़के हंसते हुए कहते हैं, लड़के तुझको क्या लगता है कि हमारे यंग मास्टर पागल है जो कि तेरे सामने अपने घुटनों पर आएंगे। क्या तू जानता भी है हमारे यंग मास्टर की छोटी बहन क्विंगलैंड फैक्सियन सेक्ट की ट्रू डिसाइपल है। अगर तूने हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया तो ये तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ग्वांग समझ जाता है कि इस सामने वाले लड़के पर मेरी धमकियों का कोई भी असर नहीं होगा और अगर मैं फैक्सियन सेक्ट का आउटर डिसाइपल नहीं बना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यही सब सोचकर यांग के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, पापा प्लीज वो ब्लड वुल्व का कोर मुझे दे दो। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि ग्वांग किसी के सामने अपने घुटनों पर भी आएगा। अब यांग अपने मास्क को उतारकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरे बेटे मुझे लगा नहीं था कि तुम एक कोर के लिए अपने घुटनों पर आ जाओगे। यांग को देखकर ग्वांग हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, यांग के बच्चे तो आखिर ये तू है। अब जबकि मैंने तुझको पापा भी कह दिया है तो जल्दी से वो ब्लड वुल्व का कोर मुझे दे दे। यांग कहता है, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा, ना कि तुझको देने का वादा किया था। सिया मिंग्याओ यांग के पास आते हुए कहती है, यांग तो ये तुम हो। यांग सिया मिंग्याओ को एक कोर देते हुए कहता है, लो ये तुम रख लो। ये देखकर सिया मिंग्याओ खुश होते हुए कहती है, थैंक यू मुझको ये देने के लिए। यांग कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सिया मिंग्याओ को इतनी आसानी से ब्लड वुल्व का कोर देते हुए देखकर ग्वांग की जल के खाक हो जाती है और मन में कहने लगता है, आखिर इस मामूली से नौकर की हिम्मत कैसे हुई, वो ब्लड वुल्व का कोर मुझे ना देकर और किसी को दे दिया। अमीने इस बार तू बहुत ही लक्की है, अगर तू यहाँ पर ना होता तो मैं तेरा मार मार के भुट्टा बना डालता। अब यांग दूसरा ब्लड वुल्व का कोर लिन फी को देने लगता है, लेकिन लिन फी मना करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने तो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट सिर्फ टाइम पास के लिए किया था, लेकिन अब मैं जाना चाहूंगा और प्लीज तुम मेरी कजन का ख्याल रखना। सिया मिंग्याओ कहती है, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कि हर वक्त कोई मेरा ख्याल रखे। अब एल्डर इन दोनों से कहता है, तुम दोनों ऑफिशियली हमारे फैक्सियन सेक्ट के डिसाइपल बन चुके हो, तो अब तुम दोनों मेरे साथ फॉर्मल केव में चलो। अब हमें दिखाया जाता है कि पतला वाला एल्डर इन दोनों को फॉर्मल केव में ले आता है और कहता है, हमारे सेक्ट के आउटर डिसाइपलों को फॉर्मलेस केव में एंटर करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई इनर डिसाइपल फॉर्मलेस केव में जाना चाहता है तो उसको पर्याप्त पॉइंट देने होंगे, तभी वो फॉर्मलेस केव में एंटर कर पाएगा। लेकिन 2 साल पहले हमारे पैट्रियार्च ने इस रूल को बदल दिया, जैसे कि आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल को फॉर्मलेस केव में जाने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए अब तुम दोनों इस फॉर्मलेस केव का मजा लो। यांग और सिया मिंग्याओ दोनों ही बड़े ही ध्यान से एल्डर की बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी एकदम से ये दोनों अपने घुटनों पर आ जाते हैं। यांग कहता है, ये क्या हुआ, आखिर एकदम से मुझको अपनी बॉडी इतनी हैवी क्यों लगने लगी। ये सुनकर एल्डर पीछे मुड़ते हुए कहता है, अरे अरे मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। और फिर अपने किसी तरह के आर्टिफैक्ट का यूज करके दोनों के ऊपर से सप्रेशन को हटा देता है। अब यांग खड़े होते हुए मन में कहता है, अब मुझे पहले जैसा लग रहा है। और फिर एल्डर से पूछता है, एल्डर क्या आप हमें बता सकते हो कि हमारी बॉडी इतनी हैवी क्यों हो गई थी। एल्डर बताता है, इस केव के अंदर एक फॉरबिडन एरे को लगाया गया है, अगर कोई पर्सन बिना परमिशन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाएगा। सिया मिंग्याओ कहती है, लेकिन एल्डर आपने हमें बताया नहीं, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। एल्डर बताता है, हमारे फैक्सियन सेक्ट में आउटर डिसाइपलों को सिखाया नहीं जाता, इसीलिए आउटर डिसाइपल्स को एक बार फॉर्मलेस केव में लाया जाता है ताकि वो लोग वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। अब ये तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है कि तुम वहाँ से कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो चलो, हमें यहाँ पर आना था, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं। ये फॉर्मलेस
फेमस वॉल है। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।